पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह रुद्रा सृष्टि का दिल तोड़कर चला जाता है और वहां से निकल रुद्रा ने अपने चौल में वापस पहुंचकर छोटे को फ़ोन किया। छोटे ने फ़ोन पिक किया तो उधर रुद्रा ने उसे कहा, नीचे आ। रुद्रा कार में बैठकर सिगरेट की कश ले रहा था कि छोटे ने नीचे जाकर उसके मज़े लेते हुए पूछा, और बेटे भाभी से मिल के आ गया? तो रुद्रा ने बिना किसी भाव के छोटे को देखते हुए कहा, गाड़ी में बैठ। छोटे रुद्रा के उखड़े हुए मूड को देख समझ लिया कि ज़रूर कुछ हुआ है और वह जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठे हुए छोटे ने रुद्रा से पूछा, क्या बात है, कुछ सीरियस है तू? तो रुद्रा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, भाईजान और उसके साथी मुंबई में ही है और हर शुक्रवार को रात के 12 बजे के बाद अम्मा के कोठे पर आते हैं। तो छोटे ने जल्दी से कहा, शुक्रवार? पर रुद्रा आज तो शुक्रवार ही है ना, पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तो रुद्रा ने कहा, आहूजा के साथ मीटिंग है। छोटे ने रुद्रा को देखते हुए कहा, ठीक है, कुछ गन भी मंगवा दे शाम तक। रुद्रा ने उसकी बात सुनकर सिगरेट का कश लेते हुए कहा, अभी गन की कोई ज़रूरत नहीं छोटे, हमें बस इतना पता करना है कि भाईजान का वो तीसरा साथी कौन है जो भाईजान के साथ मिलकर मेरे घर में आग लगाई थी, मेरे माँ बाप को मारा था। छोटे ने उसकी बात सुनकर नासमझी में पूछा, मतलब हमें गन की कोई ज़रूरत नहीं? तो रुद्रा ने एक शातिराना स्माइल के साथ कहा, नहीं, कोई खून खराबा नहीं। रात के लगभग 11 बजने को थे। रुद्रा और छोटे दोनों मिलकर अम्मा के कोठे पर पहुंच गए। आज हर हाल में बस भाईजान और उसके साथियों तक पहुंचना था और जानना था कि आखिर उनका तीसरा साथी कौन है। छोटे जाकर अम्मा के आदमियों के भीड़ में उनके ही गेटअप में उनके बीच छुप गया। वहीं रुद्रा भी अपने प्लान के हिसाब से अम्मा के ही कमरे में वहीं कहीं छुपकर खड़ा हो गया। इधर अम्मा परेशान होकर पान चबाए जा रही थी और उसने अपने खास आदमी से घबराते हुए कहा, आज पता नहीं भाईजान हम सबका क्या हालत करेगा। वो लड़की मिली या नहीं? अम्मा के कोठे से एक लड़की भाग गई थी तो अम्मा को उस आदमी ने जल्दी से कहा, अम्मा अभी भी खोज जारी है, जैसे ही मिलेगी उसकी चमड़ी उधेड़कर आपके सामने पटक दूंगा। वहीं अम्मा के कोठे पर रात के तकरीबन 12 बजे कोठे के अंदर एक के बाद एक आदमी घुसे चले आए और उन्होंने पूरा कोठा घेर लिया। ये देखते ही अम्मा जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल कर आई कि तभी काले रंग का पठानी सूट पहनकर यहीं कोई 6 फुट लंबा एक आदमी अंदर आकर झूले पर बैठ गया। काला और सफ़ेद रंग के नकाब में ढके उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी। रुद्रा उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था कि तभी उस आदमी ने अपने घुर्राती हुई आवाज़ों में कहा, क्या अम्मा तेरे दिन फिर गए हैं? आज तेरे से एक नाजुक लड़कियां भी नहीं संभाली जाती? अम्मा ने कांपते हुए कहा, नहीं भाईजान। वो बोल ही रही होती है कि भाईजान ये सुनकर उठा और अम्मा को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, अब तुझे ये काम नहीं संभलने वाला। भाईजान ने अम्मा के बाल पकड़ते हुए कहा, तो इन नाजुक लड़कियों के सामने मुझे कमज़ोर दिखाना चाहती है, भाईजान का डर ख़त्म करना चाहती है? तो अम्मा ने मना करते हुए कहा, नहीं, गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, अब गलती नहीं होगी। अम्मा ने इतना कहा ही था कि तभी भाईजान ने अपनी बंदूक निकालकर अम्मा को पकड़ उसके पेट में सारी की सारी गोलियां चलाते हुए कहा, अब गलती नहीं होगी तुझसे। वहां खड़ी लड़कियों ने अब अम्मा को मरते देखा तो डर कर वहाँ से भागने को हुई कि पर भाईजान ने गुस्से में गरजते हुए कहा, सुन लो तुम सबकी सब, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना कि एक एक को जान से मार दूँगा। भाईजान ने अब अपने खून के हाथ साफ करते हुए कहा, जुबैदा? तो उन लड़कियों की भीड़ में से एक लड़की जल्दी से आगे आकर बोली, जी भाईजान। तो भाईजान ने उस पर एक नज़र करते हुए कहा, आज से ये बाड़ी तू संभालेगी। जुबैदा ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तभी मल्होत्रा वहाँ आया और उसके साथ एक आदमी और था जिसे देखकर रुद्रा के होश उड़ गए। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, वीरेंद्र भाई? वहीं छोटे ने जल्दी से अलग अलग एंगल से भाईजान और उसके साथियों की फ़ोटोज़ ले ली। अब छोटे को समझ में आया कि रुद्रा ने खून खराबे के लिए क्यों मना किया था। भाईजान की इतनी बड़ी आर्मी को देखकर छोटे के होश उड़ गए।
उसने रुद्रा को फिलहाल यहाँ से निकलने का मैसेज किया और छोटे खुद चुपचाप वहाँ से निकलकर बाहर चला गया। वहीं रुद्रा अब तक वो वहाँ खड़े होकर उन तीनों की बातें सुन रहा था। वीरेंद्र, यह आदमी उसके ताऊ का बड़ा बेटा था और इस समय भाईजान के तलवे चाट रहा था। ये देखकर रुद्रा को समझ आ गया था कि यही वो तीसरा आदमी है जो उसके माँ बाप के खून में शामिल था। वो और कोई नहीं था, वीरेंद्र ही था। रुद्रा के आंखों में नमी बनाई। उसने खुद को काबू कर वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वीरेंद्र ने भाईजान से पूछा, भाईजान, रणवीर जिंदा है क्या अभी भी? तो इस पर मल्होत्रा ने कहा, हाँ। तभी भाईजान ने कहा, जिंदा है और इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये सुनकर रुद्रा अब सतर्क हो गया कि तभी भाईजान ने रुद्रा की तरफ अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट करते हुए कहा, रुद्रा, आज आमने सामने हम हो ही गए। वहीं वीरेंद्र ने रुद्रा को देखा तो घबरा गया, पर भाईजान और मल्होत्रा को अपने साथ देकर वहीं डटकर खड़ा रहा। रुद्रा ने अपने हाथों से रोशनी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, साथ ही बहुत कुछ आमने सामने हो गया। उसकी बात सुनकर भाईजान ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओह रुद्रा, तू अपना दम नहीं तोड़ेगा ना? तो रुद्रा ने अपनी बंदूक निकालकर भाईजान के आदमी को पकड़ अपने सामने ढाल बनाते हुए कहा, दम तो तभी टूटेगा जब तुझे तेरे ही बारूद में जलाकर मारूंगा। इतना कहकर रुद्रा ने वहाँ से भागने की कोशिश की ही थी कि तभी भाईजान ने उस पर अपनी बंदूक तान दी, पर रुद्रा ने उस पर ही बंदूक चला उसके हाथ जख्मी कर दिया। ये देखकर वहाँ खड़े भाईजान के आदमियों ने उस पर अपनी अपनी बंदूकें तान दी और रुद्रा को गोलियों से भूनना चाहा, पर रुद्रा ने अपने पास आते आदमी को खींचकर उसे अपने सामने कर उन सभी की गोलियों से खुद को बचा लिया और फिर उस आदमी को फेंककर वहाँ से भाग गया। रुद्रा बाहर आया तो भाईजान के आदमी भी उसके पीछे पीछे आ गए, पर वह कुछ कर पाते उससे पहले ही छोटे ने अपनी गाड़ी लगा दी और रुद्रा जल्दी से उसमें बैठ गया। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले कि रुद्रा के बैकअप प्लान के मुताबिक आहूजा के आदमियों ने भाईजान की आर्मी पर हमला बोल दिया। इधर भाईजान ने चेहरे से नकाब खींच चिल्लाते हुए मल्होत्रा से कहा, मुझे रुद्रा जिंदा अपने सामने चाहिए, समझे तुम लोग? मल्होत्रा ने जल्दी से हाँ कर वहाँ से वीरेंद्र को साथ में लेकर चला गया। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में छोटे ने रुद्रा से कहा, अब हम क्या करेंगे रुद्रा? भाईजान को पता चल गया कि तू जिंदा है। रुद्रा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुझे मैंने फ़ोटो लेने के लिए कहा था, तूने लिया? तो छोटे ने हाँ में सिर हिला दिया। छोटे ने नासमझी से पूछा, फ़ोटो से क्या फ़ायदा? रुद्रा, कुछ नहीं दिख रहा उसमें तो। रुद्रा ने दर्द से कराहते हुए कहा, बाद में बात करेंगे। छोटे ने उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा तो रुद्रा के बाजू में गोली लगी थी। उसने जल्दी से कहा, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लेता हूँ। तो इस पर रुद्रा ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, इस वक्त यहाँ से निकलते हैं। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह रुद्रा अपने कमरे से बेहोश लेटा हुआ था। उसे होश आया तो छोटे ने उसे उठाते हुए पूछा, ठीक है अब तू? तो रुद्रा ने अपना हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ। छोटे ने उसके पास बैठते हुए कहा, रुद्रा, अब उन्हें पता चल गया होगा कि तू जिंदा है। तो रुद्रा ने छोटे की बात सुनकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, उन्हें पहले से ही पता था कि मैं जिंदा हूँ। वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद छोटे ने उसे देखकर कहा कि मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आ रहा हूँ, तू जाकर नहा ले और आराम से, घाव अभी ताज़ा है। कुछ देर बाद रुद्रा अभी भी बेड पर ही ऐसे ही लेटा हुआ था कि तभी कमरे की ओर आई आहट सुन उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो सृष्टि को दरवाजे पर देख रुद्रा के जैसे होश उड़ गए। रुद्रा ने झट से सृष्टि के पास आते हुए उसके बाजू पकड़कर पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? सृष्टि कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्रा ने एक बार फिर उस पर भड़कते हुए पूछा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, यहाँ तुम कैसे आई? तो सृष्टि उसके इतने मजबूती से पकड़ने पर शिक्षक उठी। उसने धीरे से कहा, मेरा हाथ। तो रुद्रा ने अब सृष्टि का हाथ छोड़ दिया कि सृष्टि ने नाराज़ होते हुए उससे कहा, क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा या फिर कोई और ही पसंद आ गई है जो आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो रुद्रा ने अब गुस्से से अपनी आंखें भींच ली और सृष्टि को अपने पास खींचते हुए कहा, कुछ फालतू बकने की कोशिश मत करो और सीधे सीधे बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो। वो मैं लेकर आया भाभी को।
कल्लू की आवाज़ सुनकर रुद्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ छोटे भी खड़ा हुआ था और उसने रुद्रा को देखते हुए कहा, और मैंने बुलाया भाभी को यहाँ पर। रुद्रा उन दोनों की बातें सुन गुस्से से भर गया और उसने छोटे के पास आकर एक मुक्का मारते हुए कहा, मैंने कहा क्या तुझे इसकी ज़रूरत है? तो ये सुन सृष्टि ने छोटे से कहा, भैया मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी ज़रूरत नहीं है इन्हें, आखिर इनकी फिक्र करने वाले बहुत होंगी, प्लीज़ आप मुझे घर छोड़ दें। यह कहते हुए सृष्टि जाने को हुई कि तभी रुद्रा ने जल्दी से सृष्टि का कंधा पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ से सृष्टि की कुर्ती फट गई। सृष्टि हैरान होकर अपनी जगह ही रुक गई तो रुद्रा ने ये देख जल्दी से उसे खुद के सीने से सटा लिया। उन दोनों को इस तरह इतने करीब देख कल्लू और छोटे मुस्कुरा दिए। चल कल्लू, कहकर छोटे ने कल्लू को वहाँ से लेकर अपने कमरे में चला गया। सबके जाने के बाद रुद्रा सृष्टि को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया और उसने सृष्टि पर भड़कते हुए कहा, तुम्हें एक बार कोई बात समझ में नहीं आती? दूर रहो मुझसे। तो सृष्टि ने उसकी बात सुन रुद्रा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी छोड़िए, मुझे क्या समझ में आता है क्या नहीं, पहले आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रुद्रा ने भड़कते हुए कहा, मेरी चिंता छोड़ो और तुम जाओ यहाँ से। तो सृष्टि ने रुद्रा को धक्का मारते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप मुझे छोड़ना चाहते हैं ना? फाइन, मैं रेडी हूँ। इतना कहकर सृष्टि ने अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर रुद्रा के हाथों में पकड़ाते हुए कहा, और हाँ, मेरी मांग इसे भी पूछ दीजिए। जब आप छोड़ना ही चाहते हैं, हमारे रिश्ते को ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो बाद में क्यों? सब अभी कीजिए। सृष्टि ने रुद्रा का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा तो रुद्रा ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, क्या पागल बने सृष्टि, अभी छोड़ा तो नहीं ना तुम्हें? तो सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन गुस्से में उस पर भड़कते हुए कहा, हाँ ये सही है, जब मन हो पास आ जाते हो, जब आपका मन होगा तभी मुझे छोड़ भी दोगे? मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं? क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं। जैसा आपका मन करता है आप वैसा ही करते हो। सृष्टि ने रुद्रा को धकेलते हुए कहा, पर अब नहीं, मैं अब आपको अपने साथ कोई गलत नहीं करने दूंगी। मुझे भी आपसे छुटकारा चाहिए, आपके इस बच्चे से, सब से। मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर रही हूँ। सृष्टि की बातें सुन रुद्रा गुस्से से भर गया और उसने सृष्टि के दोनों बाजू को पकड़ उसे बॉल से सटाकर उस पर झुकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? तो सृष्टि ने रुद्रा की मजबूत पकड़ से कशमशाते हुए कहा, छोड़िए मुझे। पर रुद्रा ने उसकी आवाज़ को अपनी भारी आवाज़ में दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से इस तरह की बात निकालने की? रुद्रा को गुस्से में देख सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए और उसने रुद्रा से कुछ कहना चाहा कि तभी उसकी नज़र रुद्रा की बाजू पर पड़ी तो उसने घबराते हुए कहा, आपकी चोट से खून बह रहा है। तो रुद्रा ने उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, हाँ तो बहने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सृष्टि ने सिसकते हुए कहा, प्लीज़ छोड़िए, आप इस तरह से खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। तो रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन उसके सिर पर अपना सिर रखते हुए कहा, चोट? ये चोट इतना जानलेवा नहीं है बीबी, जितनी जानलेवा तुम्हारी ये बात थी। तुम हमारे बच्चे को मारना चाहती हो? तो सृष्टि ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, हाँ, क्योंकि मैं इसे पैदा करके एक और रुद्रा बनने नहीं दे सकती। आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ना चाहते हैं ना? तो क्या करेगा ये इस दुनिया में आकर? रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन सृष्टि को बेड पर बिठाते हुए कहा, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सृष्टि ने उसकी बातें सुनकर मुंह फेरते हुए कहा, मैंने कहाँ कुछ कहा, सब आप ही कह रहे हैं। तो रुद्रा ने सृष्टि की बातें सुन उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए अपने सामने करते हुए कहा कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तो सृष्टि उसकी बातें सुन चुप रही। तो रुद्रा अब शांत होते हुए कहा, बहुत दिल दुखाया तुमने आज हमारे झगड़े के बीच बच्चे को लाकर। रुद्रा सृष्टि के पास बैठता हुआ कहा, तुम जानती हो ना कि ये मेरे लिए क्या है और तुम्हें इसे मारने की बात कर रही हो? सृष्टि अब रुद्रा के बात सुन उसके हाथों में से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब मुझे आप पर ज़रा भी भरोसा नहीं। सिर्फ आपका दिल दुखा मेरी बातों से, और मेरा क्या मेरा दिल नहीं दुखा आपकी बातों से? ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं? तो रुद्रा ने सृष्टि की बालों को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो बीबी। ये कहते हुए रुद्रा ने अब सृष्टि के पास ही लेट गया तो सृष्टि उससे थोड़ा दूर खिसक गई। ये देखते हुए रुद्रा मुस्कुरा दिया और सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता बीबी,
कोई भी नहीं, न तुमसे पहले कोई था और न आगे कोई होगा, जो हो वो तुम ही हो। सृष्टि ने उसकी बातें सुन कहा, मुझे अपनी बातों में ना फंसाएं। सृष्टि अब रुद्रा की नज़रों को खुद पर देख थोड़ा झेंप गई थी और इस वजह से वह धीरे से खिसकते हुए रुद्रा के पास उठने लगी थी कि तभी रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया और सृष्टि उसके ऐसा करने पर ठिठक कर रह गई। पर उसके अगले ही पल वो हैरान थी कि रुद्रा ने उसे पकड़कर अपना सिर उसके गोद में रख लिया। सृष्टि ने रुद्रा के सिर को छूना चाहा, पर कुछ सोचकर वो रुक गई और उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तो रुद्रा ने कहा, 6 साल पहले शंकर भाई एक नॉर्मल फैमिली मैन थे, पेशे से वकील थे। छोटी सी फैमिली थी, सुंदर पत्नी और एक प्यारी सी बहन। शादी के 2 साल बाद उनके घर एक नन्ही परी आई। सब कुछ ठीक चल रहा था। शंकर भाई की पत्नी यानी कि प्रीति स्कूल में टीचर थी, पर एक दिन पता नहीं कब और कैसे भाईजान की नज़र उन पर पड़ गई और वह उनकी खूबसूरती को देखकर पागल हो गया, इतना कि वो बस उन्हें पाना चाहता था। वह उन पर नज़र रखने लगा था कि ये बात प्रीति को जिस दिन पता चली तो उसने सबसे पहले राधिका को सब बताया और दोनों ने मिलकर शंकर भाई से बात करने की सोची। पर शंकर उस दिन किसी वजह से घर आने में लेट हो गया और आकर देखा तो घर के दरवाजे खुले पड़े हुए थे। उनकी 8 महीने की बच्ची पालने में रो रही थी और राधिका उसे थोड़ी दूर पर बेहोश डली हुई मिली कि तभी एक तेज चीखने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वो जल्दी से अंदर कमरे की तरफ भागे, पर कमरा अंदर से लॉक था। लगातार भाभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शंकर ने कोशिश कर जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर खोला कि अंदर से एक आदमी ने शंकर भाई के मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ उन्हें नीचे पटक दिया और भाग गया। शंकर उनके पीछे भागने को हुए और कुछ याद आते ही वो रुककर रूम में आए तो उनका दिल टूटकर बिखर गया। जिस लड़की की रक्षा की उन्होंने कसम खाई थी वह कसम उनकी टूट गई थी। प्रीति की हालत देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर खुद को शांत कर उन्होंने प्रीति को छूना चाहा, पर प्रीति रोते हुए पीछे हट गई। भाईजान उनकी इज्जत तबाह कर चुका था। शंकर ने जैसे तैसे उठाकर उन्हें संभाला, पर उन्होंने खुद को शंकर से दूर कर धकेल दिया और जल्दी से किचन की तरफ भाग चाकू उठाकर अगले ही पल खुद को ख़त्म कर दिया। रुद्रा ने अपनी बात खत्म की थी कि तभी उसे अपने गाल पर कुछ गीला महसूस हुआ। सिर उठाकर देखा तो सृष्टि के आंसू भर गए थे। रुद्रा ने उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया तो सृष्टि ने रोते हुए कहा, ये भाईजान कितना घटिया इंसान है। उसने एक हंसते खेलते परिवार को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। रुद्रा ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, जानता हूँ कि तुम नदियाँ बहा दोगी। सृष्टि ने कसकर रुद्रा को पकड़ते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? क्या शंकर भाई ने अपनी पत्नी का बदला नहीं लिया? तो रुद्रा ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, शंकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर सृष्टि झट से उठकर बैठ गई और हैरान होते हुए पूछा, ये आप किस शंकर की बात कर रहे हैं? हमारे शंकर भाई की ना? तो रुद्रा ने कहा, हाँ, पर ये शंकर नहीं भाईजान है। तो सृष्टि के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसने रुद्रा से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? कि तभी सृष्टि को अपने पीछे की ओर से आवाज़ सुनाई दी, ये सही बोल रहा है। सृष्टि पीछे मुड़कर देखी तो दरवाजे पर कल्लू और छोटे खड़े थे। छोटे ने अंदर आते हुए कहा, रुद्रा सही कह रहा है, शंकर ही भाईजान है। तो उसके साथ खड़े कल्लू ने उसके करीब आते हुए कहा, ये क्या बोल रहा है तू? शंकर अपना शंकर भाईजान है? तुझे शंकर पर शक कैसे हुआ? और ऐसा कुछ था तो तूने एक बार भी मुझे क्यों नहीं बताया? और तुझे इस बात की खबर कैसे हुई? तो छोटे ने कल्लू की बात सुनकर धीरे से कहा, रूपा की वजह से। तो कल्लू ने उसे ना समझी से पूछा, क्या? तो छोटे ने कहा, रूपा वो पहली थी जिसे शंकर का सच पहले पता चला। यही वजह थी कि उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, पर उसने अपने आखिरी समय में हम तीनों को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर तुम दोनों ने उसका फ़ोन नहीं लिया, पर मैंने ले लिया था। उसके आखिरी शब्द थे कि छोटे, शंकर बहुत ही खतरनाक है। वहीं भाई, यही कुछ उसके आखिरी शब्द थे जो उसने मुझसे कहे थे। उसके बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गया तो मैंने उसे कई बार कॉल बैक किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा और दूसरे दिन हमें शंकर ने उसकी मौत की खबर सुनाई। छोटे ने अपनी बात ख़त्म की तो कल्लू ने उसे देखते हुए पूछा,
तो क्या रूपा का खून शंकर ने? छोटे ने हाँ में सिर हिला दिया, पर अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए छोटे ने कहा। उसके बाद से शंकर पर मेरा शक बढ़ गया। मैं उसकी हर बात पर नज़र रखने लगा। तो कल्लू ने जल्दी से उसे कहा, पर ये सब तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिन तक चुप क्यों था? छोटे ने कहा, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तू और रुद्रा मुझसे ज़्यादा उस पर विश्वास करते थे, और ये मैंने लोनावाला में देख लिया था। लोनावाला में मैं खुद को गद्दार साबित इसलिए होने दिया क्योंकि उस समय मेरे पास शंकर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, पर ना ही मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा खबर थी। मुझे इसके बारे में कुछ पता करना था, और ये तभी मुमकिन था जब मैं तुम सबसे दूर हो पाता, खासकर शंकर से। इसलिए मैंने खुद को गद्दार साबित कर तुम सबसे दूरी बनाई और लग गया शंकर के खिलाफ सबूत को इकट्ठा करने में। सबसे पहले तो मैंने पता किया कि आखिर शंकर नायक सच में कोई था या ये नाम भी झूठा है। तो मुझे पता चला कि ये शंकर नायक पुणे का एक जाना माना वकील था। उसका 27 जनवरी की रात, यानी कि आज से 6 साल पहले ही मर्डर हुआ था। उसी के घर पे उसी की बीवी की इज्जत लूटकर उसे भी किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। पड़ोसियों के बताने पर पुलिस को पता चला कि घर से शंकर, प्रीति और उनकी बेटी के साथ साथ शंकर की बहन राधिका भी गायब है। और अब हम गौर करें तो हमारे शंकर के भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जैसा कि उसने हमें सुनाया था। बस फर्क इतना है कि इसमें शंकर को कुछ नहीं हुआ। और एक बात कि राधिका उस रात के हादसे के बाद से अंधी हुई, उससे पहले वो ठीक थी। वो भाईजान ही था जिसने उस रात शंकर को मारकर खुद शंकर नायक बन यहाँ मुंबई में बसा। कल्लू ने हैरानी से छोटे को देखा तो छोटे ने उसे आगे बताते हुए कहा, अब तू सोच रहा होगा कि भाईजान शंकर को मारकर खुद शंकर बनने की क्यों सोचा। तो इसका जवाब ये है कि मुंबई में रहकर उसे अपने हर गैरकानूनी धंधे को संभालना था। इसलिए उसने एक आम इंसान बनने के लिए शंकर नायक का सहारा लिया। और ये उसने पहली बार ऐसा नहीं किया, वो इससे पहले भी कई लोगों को मारकर खुद उसकी जगह लेकर कई जगह पर रहा है। कल्लू को समझ में नहीं आ रहा था कि जो इंसान पिछले 6 सालों से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें अपने साथ रखकर हर गैर कानूनी धंधा उनसे करवाया, जिसका उन्हें एहसास तक न था। ये सुनकर सृष्टि भी अबाक थी कि तभी रुद्रा ने सृष्टि का हाथ थामते हुए कहा, बस इसलिए दुनिया की नज़रों में मैं तुमसे नाता तोड़ना चाहता था, अलग हो जाना चाहता था। बस कुछ दिनों के लिए। मैं शंकर को अच्छे से जानता हूँ, पिछले 5 सालों से उसके साथ हूँ। वो पहले इंसान की कमजोरी ढूंढकर उस पर वार करता है। मैं तुम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था बीबी। बस कुछ दिन के लिए मुझे भूल जाओ। ना मैं तुम्हारे पास जाऊँगा और ना ही तुम गलती से भी यहाँ आना। मैं जानता था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए जिद करोगी, इसलिए कल तुम्हारा दिल तोड़ आया था। तो सृष्टि ने उतरते चेहरे से कहा, लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा और कब तक यूं ही हम एक दूसरे से दूर रहेंगे? तो रुद्रा ने उसे अपने पास खींचकर अपने सीने से लगाता हुआ बोला, बस कुछ दिन और, फिर तुम्हें लेकर मैं वापस अपने घर दिल्ली चला जाऊंगा। ये शहर छोड़कर, ये काम छोड़कर और ये जुर्म की दुनिया छोड़कर। वहाँ होंगे सिर्फ हम और हमारा बच्चा। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।